Basically, organization is the detailed arrangement of work and working condition in order to perform the assigned activities in an effective manner. हर चीज को जब हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं कि अगर किसी वर्कर ने काम करना है, अगर वो चीजों को प्रॉपर वे में जो नहीं करेगा काम, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं होंगे, राइट? Next one is beta. What do you mean by what is basically the organizing is? It is a process of identifying, grouping the works to be performed. कौन सा काम करना है उसकी पहले ग्रुपिंग करो, फिर किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, राइट? डेलीगेटिंग मीन्स देना, ठीक है, उसको असाइन करना. एंड एस्टैब्लिशिंग द रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू मोस्ट एफिशिएंटली. मतलब हर एक काम का, हर एक पर्सन का एक दूसरे के साथ रिलेशन बताना कि अगर उस पर्सन को मैं वो काम दे रही हूँ, क्या वो पर्सन कर पाएगा efficiently or effectively. If the work is not being done efficiently or effectively, then it is of no use. Organizing process is of no use, right? What is the basic purpose of organizing? It coordinates the activities, cluster job into units. जो बहुत ज़्यादा cluster बना होता है, cluster means groups बने होते हैं, उनको यूनिट्स में डिवाइड करती है कि किसको कौन सी जॉब देनी है, कितनी अथॉरिटी देनी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, राइट? अथॉरिटी होती है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कितनी चीजें संभाल सकते हैं, ठीक है? द हाउ मच द पर्सन रिस्पॉन्सिबल इज, राइट? इट इंश्योर्स द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या वो पर्सन ऑप्टिमली उसे यूज करता है? किसी रिसोर्स को ऑप्टिमल यूज करना ही organizing है, right? It establishes the relationship among individual groups. It facilitates growth and creativity. Definitely, when the things are organized, you will move towards the growth, you will attain your targets, right? In a creative manner. What are the characteristics and features of organizing? ऑर्गेनाइजिंग क्या है बेटा? ये प्रोसेस है. अगर ये एक सीक्वेंस में नहीं चलेगी, सबसे पहले ऑर्गेनाइज करोगे चीजों को, फिर उनकी अथॉरिटी क्या करेगी, अपनी पावर किस किस को असाइन करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस को देनी है, राइट? एंड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ चलती है. इट इज अ मीन्स नॉट एन एंड. अगर हम ऑर्गेनाइज चीजें कर रहे हैं, दैट डजंट मीन दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड, राइट? हम उसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, उसको समझ समझ के असाइन कर रहे हैं लोगों को, वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को. Basically, it is a very extremely, we can say it's a pivotal function of management. Pivotal means very important. अगर मैनेजमेंट का आपको मैंने फंक्शंस करा दिए हुए हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें हमने कवर की थी. सिमिलर हम उसी का मैनेजमेंट का एक फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. हाउ यू कैन ऑर्गेनाइज द थिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस, राइट? एंड इट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स. आर यू ऑल गेटिंग स्टूडेंट्स? हेलो. Next one is nature of organizing. Organizing is basically division of work. When a huge amount of work is being divided into different parts, into different units, that means we are dividing the work. Common objective, organization में हमेशा एक objective के लिए काम किया जाता है. Cooperation के साथ काम होता है. अगर आप एक दूसरे के साथ communicate नहीं करेंगे, healthy communication नहीं होगा, then you are not doing the work in a proper manner, right? आपके लिंक्स अच्छे नहीं बनेंगे, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा एक कलीग का दूसरे कलीग के साथ इन अ हेल्दी मैनर, then you cannot achieve your targets, right? You are unable to achieve your targets, your goals, right? Rules and regulation. Being an organized person or being an organization, you have to follow the rules and regulations. Without norms, without rules, without regulations, your organization cannot, we cannot say that your organization is being is an organized कंपनी, राइट? डायनामिक. डायनामिक का मतलब क्या होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हर फैक्टर में ढलना, हर चीज में ढलना, हर इन्वायरमेंट को अडैप्ट करना, दैट मीन्स डायनामिक. आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स?
Yes, ma'am. Okay. Next one is importance of organizing. Why organizing is very important? Basically, it is a specialization. Specialization, you understand? Professional thing, right? किस चीज में आप परफेक्ट हैं? अगर आपका कंटेंट जो है ऑर्गेनाइज्ड है, आपका जो क्या कहते हैं ईच एंड एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, दैट मीन्स यू आर स्पेशलाइज्ड इन दैट. रोल क्लैरिटी. चीजें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, यू विल लर्न मोर. चीजें अनऑर्गेनाइज्ड होंगी, यू विल नॉट डू एनीथिंग. एम आई क्लियर? इट क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड पावर. कितनी पावर या कितनी अथॉरिटी किस पर्सन को देनी है. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क खत्म हो जाएगा जब आप चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, एक प्रोसेस में चलते हो. जब प्रोसेस में चल रहे हो तो डुप्लीकेशन कहाँ से आ जाएगी? ठीक है. कोऑर्डिनेशन, यू विल वर्क इन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड सिक्योरिटी. व्हेन द थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, you will see that there are so many opportunities, right? You will feel that the organized model that I have prepared, it will lead our company towards the goal achievement. Promotes human relations. ठीक है. जो colleagues हैं, जो employees हैं, that are working in the organization, they will work well in organized manner. Now here is the process of organizing, right? First one is division of work. First of all, you have to divide the work. After that, the work you have divided, you have to assign, you have to group the jobs into departmentation. For example, आपके college की example consider करते हैं. We are having so many departments, we are having so many courses running in our college, right? And to run different courses, I don't think so that one department is okay, one department is required. For running so many courses, we need different departments. उससे क्या होगा? The things will get organized, right? हमने jobs को group कर दिया. अगर applied science की बात करें तो उनकी jobs उनको पता है कि applied science के जो courses हैं वो कर रहे हैं या करेंगे, वो कैसे उनसे काम करवाएंगे. Assigning duties. अब उनको assign करो, duties को दे दो, ये तुम्हारा काम है, ये तुमने ऐसे करना है. Establishing authority and responsibility. कितनी अथॉरिटी देनी है, कितने रिस्पॉन्सिबली वो काम करते हैं, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है, यू हैव टू आइडेंटिफाई, राइट? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अथॉरिटी आगे डेलीगेट करो, दो उनको. ठीक है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Next one is coordination of activities. There are so many activities that are being divided into different groups. If there is no coordination, then you will not do work in a required manner, right? Here is the organization structure. We are going to do different structures of the organization. First one is line organization. Here you can see, here there is one person that is journal manager. Under him, there are so many managers who are working under him. Production, finance, marketing. Under production manager, first one is superintendent. Second one is foreman, workers. नेक्स्ट फाइनेंस मैनेजर. फाइनेंस मैनेजर के नीचे बेटा असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर है, अकाउंटेंट्स हैं, क्लर्क्स हैं. लाइन मैनेजर क्या होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है. जैसे टॉप टू बॉटम की केस है, प्रोडक्शन मैनेजर इज द हेड, राइट? उसके नीचे सुपरिटेंडेंट, फिर फोरमैन, फिर वर्कर्स. अगर मैं बॉटम टू टॉप टू बात करूं तो वो भी मेरी लाइन मैनेजर की है. ठीक है. सॉरी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही है. Yes, ma'am. Next one is advantages of line organization. First one is easy to establish. If your work is organized, right? एक लाइन में एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है. That means you are organizing, you are establishing your target easily. Facilitates unity of command. Unity of command क्या होता है कि आपको एक ही पर्सन से कमांड आ रही है.
एक ही पर्सन आपको गाइड कर रहा है कि ऐसे काम करना है, ठीक है। क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन, यू नीड नॉट टू रन लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर, that way you from different side you will be getting the orders and commands. That situation will become more difficult for the employee, for the colleague, for the worker to respond. If the things are organized, he or she knows किस person को उसने जो है respond करना है, किसके command पे चलना है। इससे क्या होगा, हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता लगेगी, एक्सीलेंट डिसिप्लिन हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे बेटा, सुपीरियर के ऊपर, हाँ डेफिनेटली जहां से एक कमांड आ रही है उसके ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाएगा, उसको बहुत ज्यादा चीजों को सोच के कंसंट्रेट करके ही हैज टू delegate the authority to the extremely responsible person, right? Not suitable to the big organization. यहाँ पे बड़ी organization होगी उसमें ये सिस्टम, ये organization structure नहीं follow होता। If there is a lack of communication, then definitely your targets, your goals will not be achieved, right? First structure we have done line organization. Second one is line and staff organization. Line and staff is the combination of two organization structure, line plus staff. देखो पहले आपने किया था, अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सिर्फ नीचे डाउन फॉर टारगेट्स में देखूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर डिवीजन ए बी एंड सी, ठीक है, ये मेरा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। बट इसमें स्टाफ भी है, वेयर द पर्सन आर सिटिंग एट द सेम लेवल, उसको बोलते हैं स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट। What are the advantages of line and staff organization? Specialized knowledge, reduction of burden, प्रॉपर वेटेज, जितना भी आपकी जो नॉलेज एक्सचेंज होगी, कहाँ आपको सिर्फ एक सुपीरियर गाइड कर रहा था, अब यहाँ पे आपके साइड सिमिलर पोजीशंस पे, राइट, और भी एक्सपर्ट्स आ गए हैं। जब और एक्सपर्ट्स आ गए हैं, यू विल एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, राइट, योर नॉलेज विल गेट इंक्रीज। रिडक्शन ऑफ बर्डन, बर्डन नहीं होगा क्योंकि बर्डन डिवाइड हो गया, कहाँ पे एक पर्सन था जो आपको लीड कर रहा था, नाउ द बर्डन गॉट डिवाइडेड, राइट। प्रॉपर वेटेज होगी, हर चीज को देखा जाएगा। There will be good decision making, flexible, right? System flexible होगा instead of rigid, and unity of command. Similarly, unity of command, you will be reliable on the commands that are being provided by the superior faculty, right? Disadvantages, there is a conflict होता है, problems between the line and staff executives. Allocation of duties, allocate करना means देना। डिसएडवांटेजेस क्यों है ये एलोकेशन बेटा, जहां पे आपके 3-4 एक्सपर्ट्स आ गए, द पर्सन विल गेट कंफ्यूज, आपस में ही डिसीजन मेकिंग में आपके क्लैशेस आ जाएंगे कि ये ड्यूटी मैंने देनी है, ये मैं किसको दूं आगे। इज दैट क्लियर? नॉट अकाउंटेबल, आपको लगता नहीं है मैं किसको जवाब दूं, क्योंकि आपके पास तो 2-3 हेड्स हैं। यू विल बी आंसरेबल टू होम। डिफरेंस बिटवीन ओरिएंटेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ मैन, ये इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मींस? ओरिएंटेशन मींस इंट्रोडक्शन, लाइन एंड स्टाफ मैन के बीच में जो जो इंट्रोडक्शंस होती हैं, जो सिस्टम को समझाना कैसा काम हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, there will be so many clashes in between both the systems, right? मैम हाँ जी मैम, और लास्ट पॉइंट मैम जो आपने समझाया मैम, फिर दोबारा समझा सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन द ओरिएंटेशन ऑफ द ओरिएंटेशन लाइन। क्या होती है, जैसे आप इस कॉलेज को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, ठीक है, आपकी ओरिएंटेशन क्लास लगती है कि ये बेटा हमारा कॉलेज है, ये आपका सिलेबस है, आपने ये सारी चीजें आपको जैसे इंट्रोडक्शन देनी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में, फिर आपकी इंट्रोडक्शन देनी। लाइन एंड स्टाफ में क्या करते हैं, ओरिएंटेशन में चेंजेस है बेटा। लाइन में क्या था, एक सुपीरियर है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ऐसे जो ऑर्डर्स पास हो रहे हैं। स्टाफ में क्या हो गया, व्हेन द पर्संस आर सिटिंग एट द सेम लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, देखो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी और कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, दे आर सिटिंग, राइट। अब उनका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा ना। लाइन के केस में इंट्रोडक्शन देना या सिस्टम को समझना, वो एक उनका अलग तरीका है। स्टाफ के केस में उनका एक अलग तरीका है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के केस में। So there is a difference. If there is a difference, the system will get confused. The things will not get organized. Yes, ma'am. Is it clear, बच्चे? Yes, ma'am. Okay. Here is the difference between line organization and line and staff organization. First one is line organization.
In case of line organization, we refers to those positions which have the responsibility of achieving the primary. Line के केस में जहाँ पे आपको एक person जो है command दे रहा है, that means the workers, the other parties, they are assigned, they are responsible towards one command only. Primary objective के लिए वो responsible है. Line organization के केस में कोई expert नहीं होता, कोई line and staff के बीच में कोई frictions नहीं होते, differences नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रिक्ट. अगर एक पर्सन ने ऑर्डर दे दिया, द डाउन वर्कर, द डाउनवर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, दे हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन, राइट. एक ही सीक्वेंस में काम हो रहा है, नॉट बेस्ड ऑन प्लान. इसमें कोई प्लान स्पेशलाइजेशन नहीं होती बेटा. जस्ट हैव अ लुक ऑन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. समझ आ रहा है बेटा? हेलो. Yes, ma'am. Next one is line and staff organization refers to those positions which have the responsibility for providing advice and service to the line in attainment of organizational objectives. जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, एक एडवाइस भी मेरी हो जाती है, नॉलेज मतलब कि नॉलेज एनहांसमेंट होती है जब एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन की राय लेता है, सजेशन लेता है, ठीक है. हैव एक्सपर्ट्स टू असिस्ट, एडवाइस ले रहे हो आप, हमेशा इसमें बेटा डिफरेंसेस आते हैं. लाइन में क्या किया था, आपको कोई डिफरेंस नहीं था क्योंकि यू आर द सिंगल पर्सन हु इज होल्डिंग द होल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. बट इन केस ऑफ लाइन एंड स्टाफ, you are the person, right? You are not the person, sorry. Here are the other person also who is going to regulate the organization. Loose discipline based upon plant specialization, right? Next one is functional organization. बेटा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए होता है. जैसे मैंने प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, फाइनेंस फंक्शन हो गया, मार्केटिंग क्या है, ये सारे क्या है फंक्शन. काम करना कौन सा है. व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस. स्पेशलाइजेशन, जब आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट उसी चीज को देख रहा है. दैट मींस देयर इज क्या स्पेशलाइज्ड, परफेक्ट है वो अपने काम में, right? Second one is executive development. Executives means that the person sitting at high authorities, if they are working in an organized manner, their organization will develop, right? Workload कम हो जाएगा, expansion का scope बहुत ज़्यादा होगा, there will be more controlling techniques, right? Disadvantages, बेटा फर्स्ट होती है यूनिटी ऑफ कमांड. जहां पे इतने ज्यादा प्रोडक्शन मैनेजर्स आ गए, राइट, वहां पे आप एक पर्सन के रिलायबल नहीं, एक की कमांड नहीं सुन रहे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. ऑपरेशंस, अगर आप ऑपरेशन का काम नहीं जानते, यू डोंट नो हाउ टू वर्क इन एन ऑपरेशन, प्रोडक्शन, फाइनेंस, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो आपके लिए वो कॉम्प्लिकेशन है. सो दिस इज द डिसएडवांटेज फॉर यू. लॉस ऑफ ओवरऑल पर्सपेक्टिव, कंप्लीट जो पर्सपेक्टिव है उसका लॉस होगा. कोऑर्डिनेशन नहीं होगा आपके इवेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में. There is a difference between line organization and functional organization. लाइन ऑर्गेनाइजेशन में अभी मैंने आपको बताया कि ये वर्टिकली फ्लो करती है बेटा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. ये जो लाइन मैनेजर्स होते हैं ये जर्नलिस्ट होते हैं. जर्नलिस्ट मींस नॉर्मल पर्सन, राइट. बट इन केस ऑफ फंक्शनल मैनेजर, वो अगर प्रोडक्शन का काम देख रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन ही देख रहे हैं, वो स्पेशलिस्ट है, अपने काम में स्पेशल है. यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो हो रही है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में. फंक्शनल के केस में यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रही, राइट. स्टूडेंट जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस particular slide. Yes, students, have you understood this concept? Hello.
नेक्स्ट वन इज कमेटी स्ट्रक्चर। बेटा अंडर कमेटी स्ट्रक्चर एज यू नो जैसे डिफरेंट कमेटीज होती हैं, चाहे वो रूरल एरिया है चाहे अर्बन एरिया है, where the 3 or 4 people combine together for a particular goal। ठीक है, वो होती कमेटीज हमने फॉर्मुलेट कर दी किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए, राइट। कमेटी स्ट्रक्चर इज वेयर अ ग्रुप ऑफ पर्संस आर इंटरेस्टेड इन अ टास्क। ठीक है, एक टास्क में इंटरेस्टेड है वो। टाइप्स ऑफ कमेटी स्ट्रक्चर क्या है? स्टैंडिंग, परमानेंट कमेटी, टेम्पररी और एडहॉक। स्टैंडिंग क्या होता है? परमानेंट, मींस उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो उसी जगह पे या वो पर्टिकुलरली उसी पर्पस के लिए बनी है, वही है, राइट। टेम्पररी क्या होता है? पर्टिकुलर किसी टास्क को करने के लिए हमने एक कमेटी को सेटअप किया। ठीक है, एडहॉक मींस फॉर टेम्पररी बेसिस। एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें जो होते हैं बेटा हेड्स होते हैं, राइट। एडवाइजरी कमेटी किससे होती है? एडवाइजरी कमेटी किसके लिए होती है? बेटा एडवाइजरी कमेटी होती है दैट प्रोवाइड्स द एडवाइस फॉर द पर्टिकुलर टास्क, राइट। फॉर्मल कमेटी होती है जो एक फॉर्मल वर्क के लिए ही बनी है। इनफॉर्मल होती है जैसे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, मतलब उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ कमेटी स्ट्रक्चर? प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अमंग इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स, राइट। प्रॉपर कंट्रोल रहता है, अगर आप कमेटी सेटअप कर रहे हो तो कंप्लीट कंट्रोल होता है आपका। मोटिवेशन थ्रू पार्टिसिपेशन, जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, ठीक है, कमेटी के टास्क में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे विल गेट इन्फ्लुएंस्ड, राइट। दे फील मोर एनर्जेटिक, राइट। चेक अगेंस्ट मिस यूज ऑफ पावर। Committee heads, what they will do, they will check if there is any misuse of the power is being going on in an organization, in a committee, right? Next one is the demerits of committee structure. Demerits means the disadvantages of committee structure. It's very expensive to constitute a committee. अगर आपने एक कमेटी को स्टार्ट करना है ना तो फर्स्ट प्रॉब्लम यही है कॉस्ट। You are unable to bear the cost of the construction of a committee, of the constitution of a committee. It's very time consuming process. First of all, you have to move, you have to search each and every corner where the right person will, from where you will get the right person, right? And slow decision making. If you're going to ask so many persons regarding different decisions, then you have to search each and every case for that. कॉम्प्रोमाइज डिसीजन, कॉम्प्रोमाइज क्यों होता है बेटा? इसमें जहाँ पे आपको सबसे डिसीजन पूछने पड़ते हैं, क्या इज इट राइट और इज इट रॉन्ग। सुप्रेशन ऑफ आइडियाज, जो आपका पर्टिकुलर आइडिया होता है वो उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, राइट। कोई लोकेशन ही नहीं है, नहीं जी, आपका आइडिया को सुप्रेस भी किया जा सकता है, दबाया भी जा सकता है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट आइडिया, आई एम हैविंग द न्यू वन, राइट। सो कंसीडर माय आइडिया इंस्टेड ऑफ योर्स। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, बेटा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ वन वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर बीइंग अंडरटेकन। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि किस तरीके का प्रोजेक्ट जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, कंसिडर कर रही है, ठीक है। टाइम पीरियड मैटर करता है, जितना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर प्रोजेक्ट विल बी स्मॉल वंस then you will not consume more time, right? The team leader organizes and coordinates all the actions and activities of the project, right? Are you all getting, students? Are you understanding? Hello? Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर?
देखो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया कि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए वो एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर स्मॉल प्रोजेक्ट होगा तो उतना कम टाइम कंज्यूम करेगा, और जैसा टारगेट होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा है, कैसा काम करना है, ठीक है। मेरिट्स क्या है इसमें बेटा, अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, वी हैव टू इंक्लूड सो मेनी पीपल इन दैट, राइट। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी उसमें नॉलेज की, स्किल्स की, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा, ब्रेन बहुत ज्यादा यूज होगा, यूनिटी ऑफ कमांड आपने उसमें फॉलो करोगे, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। फोकसेस अटेंशन ऑन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, अगर आपने एक प्रोजेक्ट पकड़ा है दैट मीन्स आपको उसी प्रोजेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। बेटर कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब आप एक चीज के ऊपर फोकस हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। व्हाट आर द डीमेरिट्स? Pressure and uncertainty. If there is a very big project, then there will be more pressure on the workers, on the organization, right? Difficulty in decision making, where there are so many persons working in a project and they know how to take the decisions, and they have to take the right decisions for the project. There's a pressure on them to take the right decision. Evaluation of performance is difficult because अगर आपका performance difference है, आपका काम करने का तरीका अलग है, तो आपकी जो evaluation process है वो भी जो है different होगी. Matrix structure. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज सूटेबल वेयर देयर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स। बेटा मैट्रिक्स क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। हमने अभी किया प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में सारे ही प्रोजेक्ट्स जो है एक ही बड़ा प्रोजेक्ट आ गया। मैट्रिक्स में क्या होता है, वी हैव created small groups where you are going to consider the small projects in one particular group, ठीक है। उसको हम मल्टीपल कमांड सिस्टम भी बोलते हैं, लिंकिंग पिंस भी बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम? multiple command system and linking pins. Merits of metric structure: best utilization and allocation of resources. Definitely जहाँ पे आपके different groups बन गए वहाँ पे आपका काम भी allocate हो गया, coordination अच्छे से हो जाएगा, communication होगी, high degree of flexibility and adaptability. Disadvantages क्या होंगे? यूनिटी ऑफ कमांड नहीं फॉलो हुआ, कहाँ पे आपके जो ग्रुप्स हैं वो बन गए हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं होगी प्रॉपर, कन्फ्लिक्ट्स होंगे। Concepts and principles of organization. Next topic is concepts and principles. क्या है organizing के? First one is chain of command. Mandeep, you are going to explain this principle. Yes, Mandeep, are you listening? Hello. बेटा चेन ऑफ कमांड क्या होता है, जैसे the order in which authority and power in an organization is wielded and delegated. जब एक टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, हर एम्प्लॉय को क्या करती है, अथॉरिटी एंड पावर असाइन कर देती है हर एक लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे। इंस्ट्रक्शन फ्लोज फ्रॉम डाउनवर्ड अलोंग द चेन ऑफ कमांड एंड अपवर्ड। टॉप से लेकर बॉटम तक इंस्ट्रक्शंस आती है, बॉटम से टॉप। टॉप बॉटम क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन आ रही है, एंड वर्कर्स जो है अपनी जो कमांड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेज रहे हैं, राइट। ये होती है चेन ऑफ कमांड। जब एक प्रॉपर सेट में, प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर प्रोसेस में आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं चेन ऑफ कमांड। किसी को ऑर्डर करते हैं प्रॉपर सीक्वेंस, that particular process is known as chain of command, and Henry Fayol has given this concept, that is chain of command. Here is the example for it.
Managing director, under this manager production, manager marketing, manager finance. Manager production में देखो sales unit production, advertisement unit, manager marketing में, and sale in manager finance, accounts and audit. What are the advantages of this chain command? Clear reporting relationship. जहाँ पे आप एक पर्सन या दूसरे पर्सन को ऑर्डर कर रहा है, नीचे कमांड भेज रहा है, वहाँ पे सारी चीजें वो क्लियर कर रहा है, ठीक है। मल्टीपल मास्टर्स को सॉल्व कर रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जो क्लियरली साइन है, हमें पता है कि किसको कौन कितना काम कर सकता है, कितने के लिए वो काउंटेबल है। चैलेंजेस क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन में बेटा सूटेबल नहीं है जहाँ पे आपको जल्दी डिसीजंस लेने हैं, बिकॉज the one decision has to flows from top, and after taking so much of time they will come at the bottom, right? and उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा। अगर आप बॉटम से टॉप तक भेजते हैं तब भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज वर्क स्पेशलाइजेशन। सहजप्रीत सिंह। Yes, ma'am. Better explain this concept. Just have a look, just read it and explain. मैम वर्क स्पेशलाइजेशन मैम होता है कि मैम जो हमारी कंपनी में या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं कि मैम वो काम करते रहना चाहिए, क्योंकि इनटू स्टेप्स मैम जो भी हम उसको स्टेप्स देंगे मैम उसी स्टेप्स के रिगार्डिंग मैम वो काम करेगा। तो मैम वो काम नहीं करेगा तो मैम उसका जो जॉब है मैम कि डाउन जा सकता है। हाँ, देखो वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है, जैसे मेरी कंपनी में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सबका यस मैम। मैंने काम डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल काम सबको दे दिया, ठीक है। यस मैम। वो सारी जॉब्स जो हैं स्टेप्स में डिवाइड हो गई। एवरी यस मैम। पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर वर्क गिवन और प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो एम्प्लॉई अपना काम नहीं करता, दैट मीन्स वो स्पेशलाइज्ड नहीं है, और मैं उसी को काम डिवाइड करूंगी जिस काम के लिए वो प्रोफेशनल है, जिस काम के लिए वो स्पेशलाइज्ड है, जिस काम में वो स्पेशलाइज्ड है। That means work specialization. I will divide the work according to the specialization of the worker, right? Here are the advantages of specialization. Each employee can be an expert to some degree. Definitely, जिसको मैं काम डिवाइड कर रही हूँ वो इसको उसी चीज को देख के डिवाइड कर रही हूँ कि वो पर्सन उस चीज में एक्सपर्ट है, ठीक है। टास्क रिफाइनमेंट बाय द स्पेशलिस्ट, टास्क और अच्छे से होकर निकलेगा क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। वो अपनी प्रोडक्शन को और अच्छा करने के लिए वो अपना टास्क रिफाइन करेगा, अच्छा काम करेगा, वर्क जल्दी से कंप्लीट होगा। employees को एक job security मिलेगी, yes I'm specialized and professional in this particular skill and then I will grow myself more, right? मैं और बढ़ सकता हूँ, मुझे और ग्रोथ मिल सकती है, प्रॉफिट भी उसको ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी। बेटा अथॉरिटी इज द राइट टू ऑर्डर और कमांड and is delegated from the superior to the subordinate as responsibility. अथॉरिटी क्या होता है कि काम करने का कमांड देनी, राइट? मेरे पास अथॉरिटी है, मैं तुझे ऑर्डर कर सकती हूँ, दैट मीन्स अथॉरिटी, ठीक है। पावर, मेरे पास पावर है कि मैं जो है एक सबऑर्डिनेट को ये पावर अथॉरिटी दे सकती हूँ कि जाओ ये काम करके आओ, पानी का ग्लास लेकर आओ, आई एम हैविंग दैट अथॉरिटी, इसको बोलते हैं अथॉरिटी। Authority means right or power to command and control granted to a position for achieving objectives. हम किसी को आगे पोजीशन देते हैं, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं आगे किसी पर्सन से काम करवा सकती हूँ। If I am on leave, then I will authorize my power to the other person so that कि जो काम मैंने करवाना था दूसरे पर्सन से वो मेरे बिहाफ पे कोई और करेगा या करवाएगा, वो होती है अथॉरिटी। Exercise through persuasion and sanctions. Persuasion होती है मोटिवेशन, या तो मोटिवेट करके करवा लूं या मैं उसको सैंक्शन कर दूं कि ये जॉब तुम्हें ही करनी है और ऐसे ही करनी है, दिस इज द राइट वे। हियर आर सम सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी।
The formal authority theory, the acceptance theory, the competency theory. The formal authority theory, what does it mean? This authority is viewed as originating at the top end of an organization and flows downward by the process of delegation. Formal means एक formal formality, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड्स हैं, जो लीड्स हैं, टॉप ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड डाउनवर्ड फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस थ्योरी. अब जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको कोई ना कोई उस पावर को कोई एक्सेप्ट भी करेगा, ठीक है. कंपिटेंसी क्या होती है? when an individual derives authority because of his personal competence. अगर मैं कहूँ कि मैं एक अथॉरिटी को तभी मान सकती हूँ, किसी की पावर तभी ले सकती हूँ बिकॉज आई नो माई सेल्फ कि मैं इस काम के लिए इतनी कम्पिटेंट हूँ, कर सकती हूँ. इज दैट क्लियर? Delegation of authority. Delegation means devolution of authority on subordinates to make them perform the assigned duties or tasks, right? जब आप जो है अथॉरिटी जो है सबऑर्डिनेट्स को आगे दे देते हैं कि जाओ आप ये काम करो, वो होती है डेलीगेशन. इज इट क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ डेलीगेशन. अगर मैंने डेलीगेट करना है, किसी को अथॉरिटी आगे देनी है, डेलीगेट करनी है, असाइन करनी है, तो उसके कंपोनेंट्स क्या है? फर्स्ट वन इज एनट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यूटी. सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो और उसको ड्यूटी दो कि उसने कौन सा काम करना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क और ड्यूटीज असाइन टू अ पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन. जिस पोजीशन पे वो है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दो, ठीक है. That means entrustment of responsibility or duty. Granting of authority. Granting of authority means authority is the right or power granted to an individual to make possible the performance of work assigned. Granting of authority means आपने grant कर दी, but ये भी ध्यान रखो कि आपने जो जॉब असाइन की है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि वो काम हो जाए. थर्ड वन इज क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन और अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? ये ऑब्लिगेशन होती है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है क्या वो सही तरीके से हो रही है. वो पर्सन अकाउंटेबल, जिसको आगे काम दिया गया है वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज के लिए, वो अकाउंटेबल है, उससे जवाब मांगा जाएगा. एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन. जब आपने आगे अथॉरिटी दे दी, अपनी पावर्स किसी और को दी, दैट मीन्स आप वर्कलोड, अपना काम जो दूसरे को डिवाइड कर रहे हो, वर्कलोड शेयर कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी. यू विल मोटिवेट अदर पर्सन क्योंकि यू आर नॉट होल्डिंग ईच एंड एवरीथिंग इन योर हैंड, यू आर डिवाइडिंग द पावर्स, यू आर असाइनिंग द पावर्स. जब आप अपने से छोटे को या अपने सिमिलर लेवल पे अपने पास दोगे किसी को, वो मोटिवेट होगा, वो और अच्छे से काम करेगा. उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, ठीक है. यू विल ट्रेन दैट पर्सन दैट हाउ यू कैन बिहेव, हाउ यू कैन टैकल द डिफरेंट सिचुएशंस, राइट. योर परफॉर्मेंस विल गेट इम्प्रूव्ड, योर रिलेशंस विल गेट इम्प्रूव्ड. Here are some disadvantages of delegation. Superior, subordinate and organization. What there are the weaknesses, right? You can say superior के केस में क्या weakness है? Lack of trust in subordinate. मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे तब तक डेलीगेट नहीं करूंगी जब तक मुझे दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा. बिना ट्रस्ट के तो आप कोई चीज नहीं दोगे किसी को, ठीक है. लैक ऑफ एबिलिटी टू डायरेक्ट. डोंट हैव दैट एबिलिटी टू कि आप उसे उन्हें डायरेक्ट करें. इनइफेक्टिव कंट्रोल्स. कंट्रोल नहीं कर सकते आप सुपीरियर को. दे आर नॉट थिंकिंग दैट दे आर हैविंग द राइट पावर राइट इन देयर हैंड. सबऑर्डिनेट क्या है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. सबऑर्डिनेट कहता है कि मैं अथॉरिटी इतनी लेने के लिए तैयार ही नहीं, मुझे आप क्यों दे रहे हो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है. इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे, सबऑर्डिनेट कभी आपका काम नहीं करेगा. उसके पास इतनी ड्यूटीज है, इतना काम आपने उसको दे दिया है दैट ही और शी विल फील दैट आई एम नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी मोर, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या है बेटा? इनएडिक्वेट प्लानिंग. प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, इफेक्टिव कंट्रोल नहीं होगा, डिफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आपका. Here are some principles of delegation. Have a look.
यस बेटा, स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. कौन सी स्क्रीन विजिबल है? Principles of delegation. Okay. Here is the first principle: assignment of duties in terms of result expected. आप जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप आगे ड्यूटीज असाइन करोगे, ठीक है? क्लैरिफिकेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी, ये नहीं करोगे, एक इंस्पेक्टर ये नहीं करेगा कि अपनी सारी की सारी पावर, सारी की सारी अथॉरिटी दूसरे पर्सन को असाइन कर देगा, ठीक है? कुछ लिमिट्स होती हैं कि कितना आपने डेलीगेट करना है, कितना असाइन करना है। नेक्स्ट वन इज पैरिटी ऑफ अथॉरिटी। हमेशा बेटा अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, सोचो कि हाँ वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, वो काम कर सकता है। फोर्थ वन इज एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जिस पर्सन को आप जो असाइन कर रहे हो, दैट पर्सन इज पर्टिकुलरली अकाउंटेबल फॉर द वर्क दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी। वो रिस्पॉन्सिबल है, उससे ही पूछा जाएगा। अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल, अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल क्या होता है कि कितनी आपने आगे साइन करनी है अथॉरिटी पावर। यूनिटी ऑफ कमांड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स गिवन बाय द यूनिटी ऑफ कमांड। होता है एक सिंगल पर्सन से ऑर्डर लेना, उसको ही रिस्पॉन्ड करना। स्केलर चेन क्या होता है, जब आप वर्क को डिवाइड करते हो, चेन सॉरी डिवाइड नहीं करते, चेन सिस्टम के थ्रू चल रहे हैं, प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं, सीक्वेंस के थ्रू चल रहे हैं। effective communication, if you are not if you don't feel comfortable in the organization with the other person, then you will not achieve the goals, right? Next one is span of management. It is also called as span of control. मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट क्या इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। किसी से कैसे काम करवाना, वो आर्ट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कंट्रोल, सुपरविजन, किसी को कैसे कंट्रोल करना, कितने एम्प्लॉयज को कितना काम देना। It refers to the number of employees that can be handled and controlled effectively by a single manager. That means span of management, span of control. कितने जो एम्प्लॉइज हैं वो कंट्रोल और हैंडल हो सकते हैं एक सिंगल मैनेजर से, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। Here we are having two types of span of management. First one is narrow span of management. Second one is wide span of management. First one is tall organization. Narrow means concept पढ़ा है, narrower हो गया, broader नहीं है। Tall organization, मैनेजर क्या करेगा? सबऑर्डिनेट्स को देखेगा, अच्छा कम्युनिकेट करेगा, दैट मीन्स हर चीज उनको ट्रांसफर करेगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे काम करो। और ये कहाँ पे यूज हो रही है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? हैंडीक्राफ्ट में, आइवरी वर्क में, ठीक है? नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का देखो चार्ट, देयर इज वन मैनेजर, 3 employees are working under them, and under one employee 2 employees are working, each employee holding a position of authority. हर एम्प्लॉय की एक अपनी पोजीशन है बेटा, वो अपने नीचे पे वर्कर्स हायर कर सकते हैं, उतने उसने कितने वर्कर्स को कंट्रोल करना है? एटलीस्ट 2 वर्कर्स को। दैट मींस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कितना हो गया? नैरो कंसेप्ट हो गया। वाइड स्पैन मींस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, जितने मर्जी देखो, सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लो चाहे, बट उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, दैट इज इन द हैंड ऑफ मैनेजर। हियर इज एग्जांपल फॉर दिस। उसमें नैरोअर में क्या करते हैं? एटलीस्ट 2, वाइडर में क्या करते हैं? 5 मेंबर्स तो होने ही चाहिए जिसको हमने मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। हैव अ लुक स्टूडेंट्स। Is that clear, students? Yes, ma'am. Here is the example of narrow span of control and wide span of। देखो narrower में क्या है? कंसेप्ट आपका narrower हो गया। वाइडर में क्या है? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। देखो narrower में देखो ऑर्गेनाइजेशन ए एंड ऑर्गेनाइजेशन बी,
टू पर्सन्स को ही आप कंट्रोल कर रहे हो, एंड आपके जो है वाइट स्पैन में क्या है, यूर वन मैनेजर इज होल्डिंग कंट्रोल ओवर सो मेनी अदर एम्प्लॉइज. Here is the next are the theories that we are going to do. Just let me know. Previous concepts clear हैं आपको? Is it clear? Yes, ma'am. यस मैम. बेटा मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डाल रही हूँ, ठीक है? उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं. Is it okay? Yes, ma'am. Okay, I'm just posing a question for you, right? Generating a poll for you. Just solve those questions and we will discuss.
Yes, students, is it done? Hello. Yes, ma'am. Is it done, beta? Yes, ma'am. So let's discuss the answers. सहज भी मैम लीव कर गया. So let's discuss the answer. Don't worry, beta. First question is, scientific management were more concerned with the problems at the dash levels, higher levels, middle levels, operating level, or none. What will be the right answer for this question? Right answer for this question is operating. बेटा जितने भी मैनेजमेंट हम करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कंसर्न्ड है विद द ऑपरेटिंग लेवल, राइट? Second question is father of modern management theory that relates with Henry Fayol, F.W. Taylor, Henry Kant, and none. It relates with Henry Fayol because the modern management concept has been given by the Henry Fayol only. Next question is, Dash suggests that each communication going up or coming down must flow through each position in the line of authority. Is it a communication pattern? Is it a horizontal communication? Is it a scalar chain or none of this? Mandeep, answer it, beta. Scalar chain, horizontal communication, communication pattern. Right answer is scalar chain. जो भी communicate आप करते हो, ठीक है? In any kind of communication, if you are going up or coming down, that flows in a scalar chain, in a chain process, right? Yes, ma'am. Next one is management can be considered as exact science, inexact science, pseudoscience, or B or C. Right answer is D. Dash has defined the basic problem of managing as the art of knowing exactly what you want men to do and then see that they do it in the best and cheapest way. Means अगर manage करना है, basic problem क्या है कि क्या आप काम करवाना चाहते हैं, right? And ये देखो क्या वो कर रहे हैं, right? And किस तरीके से वो अच्छे से और cheap way में कर सकते हैं. This is a right manner where you can ask, where you want to identify what managing technique is all about. So the right answer is F.W. Taylor. F.W. Taylor ने ये define की थी कि management है क्या, ये technique है जिसमें हमें ये पता लगता है कि what you want men काम करवाना क्या चाहते हो, ठीक है, कैसे करवाना चाहते हो, and किस तरीके से कितने cheapest way से करवाना चाहते हो. According to functional foremanship, the speed boss, inspector, foreman, and gang boss are entrusted with the dash aspect of work: planning, organizing, doing, or none of these. बेटा अगर हम फंक्शनल फोरमैनशिप के अकॉर्डिंगली चलें तो स्पीड बॉस है, इंस्पेक्टर है, फोरमैन है, गैंग बॉस है, काम करने के लिए किसकी चीजों पे ऊपर ये बिलीव करते हैं? प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे, डूइंग पे के Doing. डूइंग पे कैसे होगा? यू हैव मार्क्ड है ऑर्गेनाइजिंग. बेटा हर एस्पेक्ट अभी मैंने कराया, अगर आपका काम ऑर्गेनाइज्ड होगा यू विल फेच मोर रिजल्ट्स, प्रोडक्टिव रिजल्ट्स. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Next one is dash is undertaken to find out the one best way of doing the thing. सबसे बेटर तरीका कौन सा होता है चीजों को करने का? जॉब एनालिसिस, ठीक है? So that's it for today, right? We will meet in our next lecture. Yes, ma'am.